अपने 24वें स्थापना दिवस के मौके पर लालू यादव की आरजेडी उनके बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में धूम मचा रही है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। लगातार सवाल उठते रहे तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर। लगातार ये आरोप लगता रहा है कि तेजस्वी यादव को विरासत में राजनीति मिल गई है, तेजस्वी यादव को अनुभव नहीं है, तेजस्वी यादव ने कुछ भी किया नहीं, कुछ भी सीखा नहीं और बना बनाया सब कुछ उनको मिल गया है। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। अगर आरजेडी के गठन, उसके राजनीतिक उत्थान और पतन पर नज़र डालें तो पता चलता है कि तेजस्वी यादव को जिस हालत में पार्टी मिली है वो बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने, क्योंकि तेजस्वी यादव को पार्टी मिली है बहुत कमज़ोर हालत में। भले आरजेडी के पास आज की तारीख में 80 विधायक दिख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये 80 विधायक नीतीश कुमार के साथ गठबंधन था उसकी वजह से दिख रहे हैं। लगातार आरजेडी का परफॉर्मेंस 2005 से खराब होता जा रहा है और तेजस्वी यादव अगर कुछ कर पाते हैं, ऐसे में अगर पार्टी को आगे ले जा पाते हैं, अगर 80 से ज़्यादा विधायक जिता पाते हैं इस विधानसभा चुनाव में, तो तेजस्वी यादव एक स्टैब्लिश्ड नेता हो जाएंगे और सारा श्रेय उनको जाएगा, न कि लालू यादव को। दरअसल इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि लालू यादव के राजनीतिक उत्थान और पतन की कहानी क्या है, कैसे लालू यादव का राजनीति में उद्भव हुआ और कैसे धीरे धीरे पतन की तरफ उनकी पार्टी बढ़ती गई। आज लालू जेल में हैं। राबड़ी देवी अब विधान परिषद में विपक्ष के नेता की हैसियत भी खो चुकी हैं, क्योंकि उनके 6 एमएलसी जेडीयू में भाग चुके हैं। सहयोगी दल के जो भी नेता हैं, जो भी घटक दल के नेता हैं, वो लगातार तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, उनको महागठबंधन का नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल, जो एक ज़माने में बिहार की सबसे जनाधार वाली पार्टी हुआ करती थी, आज अपने 24वें स्थापना दिवस पर अनिश्चित भविष्य की ओर देखती नजर आ रही है। तो तेजस्वी यादव की चुनौती बहुत बढ़ी हुई है। लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव, जो अपने पिता की अनुपस्थिति में पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं, वो फिर से पार्टी को खड़ा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में रविवार को उन्होंने साइकिल मार्च किया और इस साइकिल मार्च में जो जोश दिखना चाहिए था, जो खरोश दिखना चाहिए था कार्यकर्ताओं में और जो भागीदारी होनी चाहिए थी, वो दिखी नहीं। तो सब कुछ ठंडा ठंडा दिखा और इससे साफ है कि तेजस्वी यादव की चुनौती बढ़ी हुई है। विधानसभा चुनाव बहुत आसान काम नहीं होगा उनके लिए और तेजस्वी यादव के लिए लिटमस टेस्ट है। लोकसभा चुनाव तो वो हार गए, लेकिन विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य के लिए जितना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लगातार वो उत्साह दिखा रहे हैं, लगातार वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उत्साह पार्टी में दिखनी चाहिए, जो कार्यकर्ताओं में दिखनी चाहिए, वो अब तक दिखी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने के लिए पार्टी संघर्ष कर रही है। आरजेडी के 15 साल के शासन के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं और उसे जंगल राज का उपमा भी सत्ताधारी दल देता रहा है। और तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को लोगों से इसी संबंध में माफ़ी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि कोई ये नहीं कह सकता कि लालू यादव जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हुई होगी 15 सालों के शासनकाल में तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, हमें दुख है, खेद है। उनकी माफ़ी ऐसे समय में आई है जब आरजेडी के राज में गुंडागर्दी का आरोप सत्ताधारी दल लगा रहा है और ऐसे समय में आई है जब पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। आपको पता ही है कि जगतानंद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनसे किसी भी नेता की बन नहीं रही है। शिवानंद तिवारी नाराज हैं, घर बैठ गए हैं। रघुवंश बाबू नाराज हैं और वो लगातार धमकी भी दे रहे हैं। रामचंद्र पूर्वे, जो पूर्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी इनएक्टिव दिख रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने स्थापना दिवस के मौके पर कह दिया, क्योंकि ये तीनों नेता उपस्थित नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र पूर्वे और शिवानंद तिवारी बूढ़े हो गए हैं और रघुवंश बाबू क्वारंटाइन में हैं। तो इसका मतलब यह है कि
अब तेजस्वी यादव को शिवानंद तिवारी और रामचंद्र पूर्वे की ज़रूरत नहीं है, और रघुवंश बाबू भी अगर क्वारंटाइन में है तो ज़्यादा चिंतित नहीं है। लेकिन ये चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आरजेडी को झटका मिल रहा है, 6 एमएलसी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, और जिस तरह से राबड़ी देवी का विधान परिषद में विपक्ष के नेता की कुर्सी छीन गई है, और जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, जोड़ तोड़ का खेल चल रहा है, और भी आरजेडी के विधायक पाला बदल सकते हैं, तो ऐसे में उनको चुनौती बढ़ी हुई है, क्योंकि उनके जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो आरएलएसपी हो या हम पार्टी हो या फिर वीआईपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, किसी ने भी तेजस्वी यादव को चुनाव का चेहरा, महागठबंधन का चेहरा अभी तक माना नहीं है। हालांकि आरजेडी आज की तारीख पे भी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास सबसे ज़्यादा जनाधार है, और ऐसे में घटक दलों को उसके साथ ही चलना पड़ेगा, तेजस्वी को ही नेता मानना पड़ेगा। सीटों के दबाव को लेकर घटक दल ये रुख अपनाए हुए हैं, लेकिन अब देखना ये है कि क्या तेजस्वी यादव उनके सामने झुकेंगे। अभी तक तो जो संकेत दे रहे हैं तेजस्वी यादव, उसे नहीं लगता है कि वो झुकने वाले हैं, और आरजेडी को और बेहतर ढंग से समझना है तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1997 में आपको पता है कि 1996 में चारा घोटाला हुआ था, और 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल ने लालू यादव से चारा घोटाला मामले में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए कहा था, और उस समय लालू यादव जो 1990 से सत्ता में थे, लगातार चुनाव जीत रहे थे, अजय माने जाते थे, और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, और राष्ट्रीय जनता दल नाम से पार्टी बनाई थी। उनकी पार्टी ने नई पिछड़ी जातियों और दलित लोगों को आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया। उनकी पार्टी लगातार पिछड़ी जातियों और दलित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करती रही, और उसी के बल पर वो लगातार अपराजय बने रहे। लेकिन 2005 के बाद से पार्टी की साख गिरने लगी। हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी लगातार हारने लगी, और बीच में 2015 में जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ गए तो एक बार फिर से पार्टी जिंदा हुई, 24 से 80 विधायक हो गए। लेकिन ये क्षणिक अवसर था, क्षणिक गठजोड़ था, अस्थायी गठजोड़ था। नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ हैं, और तेजस्वी यादव की चुनौती बढ़ी हुई है। आरजेडी का वोट शेयर अगर आप देखें तो लगातार घटता जा रहा है। 2000 के विधानसभा चुनाव में यह 28% हो गया था घटकर, और अविभाजित बिहार में कुल 324 सीटें थीं, जिसमें से 293 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ा था, और 124 सीटें जीतने में कामयाबी मिली थी। उस समय आरजेडी का वोट का प्रतिशत 28% था, जो घटकर 2010 के चुनाव में 18.84% तक पहुंच गया। 243 सीटों में से 167 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी, और केवल उसको 18% वोट मिले, 18 से 19% वोट मिले। और 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका वोट शेयर घटकर 15% के आसपास पहुंच गया, यानी 15.36% हो गया। कारण ये था कि 2005 से नीतीश कुमार के साथ अति पिछड़े खड़े हो गए थे, यानी लालू जिस जिन की बात करते थे वो जिन कोई और नहीं था, अति पिछड़े थे, दलित थे, जो लालू का साथ देते थे, और उसी दमखम पर लालू यादव अपराजय बने हुए थे। लेकिन 2005 में एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने जो गठजोड़ किया, उसके बाद तस्वीर बदल गई, और जो अति पिछड़ा था नीतीश कुमार के साथ खड़ा हो गया। और अति पिछड़ा की आबादी बहुत अच्छी खासी है बिहार में, 29% है। उसी के बल पर लालू यादव राज कर रहे थे, न कि केवल यादव और मुसलमान के गठजोड़ पर कर रहे थे। तो वो वर्ग चला गया नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश कुमार अपराजय बन गए, और आरजेडी की लगातार हार होती रही। नीतीश ने ईबीसी और दलितों को सामाजिक और आर्थिक लाभ देकर लालू के सामाजिक न्याय के तख्ते पर कब्जा कर लिया। आज आरजेडी का मतदाता आधार मुसलमान और यादव हैं, जो 30% के आसपास होगा। लेकिन सरकार बनाने के लिए 30% बहुत ज़्यादा नहीं है। जब लालू ने अपनी पार्टी बनाई थी तो उनके साथ जातिगत रेखाओं के पार, यानी हर जाति के बड़े बड़े नेता थे,
कुछ ऐसे नेता थे जो जाति से ऊपर थे और उनका अपना जनाधार था और वो अजय थे, उनको कोई हरा नहीं सकता था। रघुवंश प्रसाद सिंह, विजय कृष्ण, रामकृपाल यादव, रघुनाथ झा, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जैसे बड़े नेता थे। लेकिन आज तेजस्वी यादव के साथ एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसके पास अपना खुद का जनाधार हो। पुराने नेता या तो खुद पार्टी छोड़कर चले गए हैं या पार्टी ने उनको छोड़ दिया है या फिर कुछ नेताओं की मौत हो चुकी है। तो 1995 के बाद, विशेष रूप से चारा घोटाले के बाद जो आरोप लगता है कि लालू यादव की पार्टी परिवार की पार्टी बन गई। पहले इसे राबड़ी देवी के भाई साधु सुभाष ने कंट्रोल किया और अब जो तेजस्वी यादव को कंट्रोल कर रहे हैं उनके भतीजे, लालू यादव के भतीजे कंट्रोल कर रहे हैं। वही तय करते हैं कि तेजस्वी यादव से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। ये आरोप पार्टी के अंदर खाने से भी उठ रही है। ये आरोप पार्टी के विधायक भी लगा रहे हैं कि पहले साधु सुभाष कंट्रोल करते थे सरकार को, वही तय करते थे कि लालू जी किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे। अब लालू यादव के भतीजे तय करते हैं कि तेजस्वी यादव किससे मिलेंगे और किससे नहीं मिलेंगे, और इसका असर पार्टी की सेहत पर पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अगर इस दायरे से बाहर निकलें, खुद मंथन करें कि किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, अगर खुद अपनी रणनीति तय करें और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो अनुभवी हैं, उनकी सलाह लेकर आगे बढ़ें तो उनकी चुनौती कम हो सकती है। लेकिन फिलहाल शिवानंद तिवारी नाराज़ हैं क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव में सीट भी नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए और राज्यसभा भी लालू यादव ने नहीं भेजा, तो नाराज़ होकर घर बैठे हैं। और रघुवंश बाबू भी नाराज़ हैं, चुनाव में सीट तो मिला लेकिन जीत नहीं पाए। उम्मीद लगाए थे कि राज्यसभा पार्टी भेज देगी लेकिन वो भी निराश हो गए। तो रघुवंश बाबू नाराज़ हैं, शिवानंद तिवारी दुखी हैं, रामचंद्र पूर्वे भी इनएक्टिव हो गए हैं। तो जो वरिष्ठ नेता थे जिनको राजनीति का बहुत बड़ा अनुभव था, भले उनका अपना बहुत बड़ा जनाधार न हो, वो पार्टी से अलग दिख रहे हैं या निष्क्रिय दिख रहे हैं। ये चुनौती है तेजस्वी यादव के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि लालू यादव जो बिहार का सबसे ताकतवर राजनेता था, लालू यादव जो बिहार की राजनीति को नियंत्रित करते थे, जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता था या 15 साल 20 साल तक कोई टीका नहीं, आज उन्होंने जब अपने बेटे के हाथ में पार्टी की बागडोर दी है, पार्टी कितनी कमज़ोर हो चुकी है। अब इस विधानसभा चुनाव में अगर 80 से कम विधायक जीतते हैं तो आरोप लगेगा कि तेजस्वी यादव फेल हो गए, लेकिन ये सच नहीं है। तेजस्वी यादव की तुलना करनी पड़ेगी 24 विधायकों वाली आरजेडी से, यानी जब आरजेडी के केवल 24 विधायक चुनाव जीतकर आए थे और अब तेजस्वी यादव यदि उससे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो माना जाएगा कि वो पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि लालू यादव का राजनीतिक उत्थान और पतन की कहानी क्या है और तेजस्वी यादव को विरासत में चुनौती मिली है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।